गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो आइए शुरू करते हैं। हम देखेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या अर्थ है, इस सिद्धांत के क्या लाभ हैं, क्या इसकी हानियां हैं और इसका व्यवहारिक रूप क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझें तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ यह है कि व्यवस्थापन, शासन तथा न्याय से संबंधित शक्तियां अलग अलग हाथों में रहे। इनसे संबंधित विभाग अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्र हो तथा कोई भी विभाग एक दूसरे विभाग की शक्ति और अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ ये है कि हम जानते हैं कि सरकार के पास मुख्य रूप से 3 तरह की शक्तियां होती हैं: व्यवस्थापन संबंधी, शासन संबंधी और न्याय संबंधी। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ये कहता है कि व्यवस्थापन, प्रशासन और न्याय से संबंधित शक्तियां अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। इनसे संबंधित विभाग अपने अपने क्षेत्रों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो और एक विभाग दूसरे विभाग की शक्ति और अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे। तो यानी कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से अभिप्राय ये है कि व्यवस्थापन, प्रशासन और न्याय संबंधी शक्तियां अलग अलग विभागों के पास हो, इनमें कार्य करने वाले व्यक्ति अलग अलग हो और एक विभाग दूसरे विभाग के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि। देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की झलक दिखाई देती है अरस्तु के दर्शन में। अरस्तु ने सरकार को 3 विभागों में बांटा था: एक असेंबली, एक मजिस्ट्रेसी और तीसरा जुडिशरी। इसी तरह जीन बोधा का यह कहना था कि राजा को कानून निर्माता और न्यायाधीश दोनों कार्य एक साथ नहीं करने चाहिए। इसके बाद हम बात करें जॉन लॉक की, तो देखिए, जॉन लॉक का भी ये कहना था कि सरकार की प्रशासन संबंधी शक्तियां और व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किया मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू की बुक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज और यह पुस्तक प्रकाशित हुई 1762 में। थोड़ी सी चर्चा पहले हम मॉन्टेस्क्यू के बारे में करते हैं। देखिए, मॉन्टेस्क्यू जो था ये फ्रांस का रहने वाला था, एक फ्रेंच विचारक है मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू किसी काम से इंग्लैंड गए और वहां जाकर वो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उस समय फ्रांस में लुई 14वें का शासन था। लुई 14वां, जिसके बारे में हमने सुना है, जिसका ये फेमस स्टेटमेंट है कि मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। तो फ्रांस में क्या था, बहुत ज्यादा निरंकुश शासन था लुई 14वें का। दूसरी तरफ मॉन्टेस्क्यू इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड में वो ये देखते हैं कि इंग्लैंड में सीमित राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और इससे वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इंग्लैंड में जो सारी राजशक्ति है वो सम्राट के पास नहीं है, उसका विभाजन हो गया है। और उन्हें ये लगता है कि इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है ये एक उत्तम शासन व्यवस्था है और इसी से उन्हें इस बात की प्रेरणा मिलती है मॉन्टेस्क्यू को कि व्यवस्थापन संबंधी शक्ति, प्रशासन संबंधी शक्ति और न्याय संबंधी शक्ति, ये शक्तियां अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा है इस सिद्धांत के बारे में। देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने ये लिखा है, मॉन्टेस्क्यू लिखते हैं कि प्रत्येक सरकार में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं: एक व्यवस्थापन संबंधी, शासन संबंधी और न्याय संबंधी। आगे वो लिखते हैं कि यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित हो जाए तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि इस बात का भय उत्पन्न हो जाता है
कि कहीं राजा और सीनेट अत्याचारी कानून ना बनाए और उन्हें अत्याचारी ढंग से लागू ना करे। तो मॉन्टेस्क्यू का ये कहना था कि यदि व्यवस्थापन संबंधी और शासन संबंधी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास आ गई तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? क्योंकि उस स्थिति में राजा मनमाना कानून बनाएगा और मनमाने तरीके से उन्हें लागू करेगा। इसी तरीके से यदि न्याय संबंधित शक्ति को व्यवस्थापिका या कार्यपालिका से अलग नहीं किया जाएगा तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं है। यदि न्याय शक्ति व्यवस्थापन शक्ति के साथ जोड़ दी जाएगी तो प्रजा के जीवन और उसकी स्वतंत्रता को स्वेच्छाचारी नियंत्रण का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि उस दशा में न्यायकर्ता ही कानून निर्माता भी हो जाएगा। तो मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि यदि मान लो व्यवस्थापन की शक्ति को हमने न्याय से जोड़ दिया तो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि उस स्थिति में जो कानून निर्माता है वही न्याय करने वाला हो जाएगा। यदि न्याय शक्ति को कार्यपालिका के साथ जोड़ दिया तो क्या होगा? तो जो न्याय करता है उसका व्यवहार हिंसक और अत्याचारी हो जाएगा। इसी तरह यदि जो न्याय करने वाला व्यक्ति है अगर हमने उसको प्रशासन का अधिकार दे दिया तो क्या होगा कि जो न्याय करने वाला व्यक्ति है वो हिंसक और अत्याचारी हो जाएगा। अंत में वो लिखते हैं, यदि एक ही व्यक्ति या समुदाय तीनों काम करने लगे, अर्थात कानून बनाए, उन्हें लागू करे और विवादों का निर्णय करने लगे, तो स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और राजा अपनी मनमानी करने लगेगा। तो मॉन्टेस्क्यू का ये कहना था कि यदि ये जो 3 कार्य हैं शासन के, इन तीनों कामों को यदि एक ही व्यक्ति करने लग जाएगा तो उस स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने ये जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत दिया, इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाए रखना, क्योंकि उनका ये मानना था कि यदि इन तीनों शक्तियों में से अगर किन्हीं 2 को हम एक साथ जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो उससे प्रभावित होगी और व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि ये जो सरकार की 3 शक्तियां हैं, ये तीनों शक्तियां अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में हो, इनमें काम करने वाले व्यक्ति अलग अलग हो, ये तीनों डिपार्टमेंट्स अलग अलग रहकर कार्य करें और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के कार्य में इंटरफेयर ना करे। अब हम पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाने के क्या फायदे हैं। तो देखिए, पहला फायदा तो हो गया निरंकुशता और अत्याचार से रक्षा, कि जब शक्तियों का विभाजन रहेगा अलग अलग अंगों में तो सरकार का कोई भी अंग निरंकुश नहीं बन पाएगा, सरकार का कोई भी अंग अत्याचारी व्यवहार नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है विभिन्न योग्यताओं का तर्क। इसका अभिप्राय ये है कि जैसे प्रशासन के 3 कार्य हैं, हमने बताया कि एक तो व्यवस्थापन का कार्य है, एक प्रशासन संबंधी कार्य करती है सरकार, एक न्याय का कार्य करती है। तो ये जो तीनों कार्य हैं, इन तीनों कार्यों को करने के लिए अलग अलग तरह की योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो जब हम ये मान रहे हैं कि हर कार्य को करने के लिए कुछ अलग तरह की योग्यताएं चाहिए, तो इसका मतलब अगर इन अंगों में कार्य करने वाले व्यक्ति अलग अलग रहेंगे तो सरकार की कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। तीसरा है कार्य विभाजन से उत्पन्न लाभ। हम जानते हैं कि एक तो ये स्थिति है कि सारे कार्य जो है, सारे कार्यभार एक ही डिपार्टमेंट के पास रहें, या दूसरी स्थिति ये है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्य का विभाजन कर दिया जाए। तो हम जानते हैं कि अगर कार्यों का विभाजन कर दिया जाएगा सरकार के अंगों में तो उनमें कार्य कुशलता भी बढ़ेगी और विशेषज्ञता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है न्याय की निष्पक्षता। हम ये मानते हैं कि किसी भी समाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि उस समाज में न्याय की निष्पक्षता बनी रहे, अर्थात जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के नियंत्रण से मुक्त होकर
स्वतंत्र रूप से न्याय का कार्य कर सके। तो न्याय की निष्पक्षता भी तभी बनी रहेगी जब न्यायपालिका पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का कोई अनुचित दबाव या इंटरफेयर ना हो। अब इस सिद्धांत की हम आलोचनाएं लेते हैं कि क्या इसमें कमियां हैं। तो पहली बात तो यह है, ऐतिहासिक दृष्टि से गलत। देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर। लेकिन हम ये जानते हैं कि इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था। और संसदात्मक शासन व्यवस्था का तो ये मुख्य लक्षण है कि वहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित होती है। तो यानी कि इस सिद्धांत का जो बेस है, जिससे प्रभावित होकर ये सिद्धांत दिया गया था, वो आधार ही गलत है। दूसरा, शक्तियों का पृथक्करण संभव नहीं। अगर हम शक्तियों के पृथक्करण की बात करें तो शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि हम जो प्रशासन होता है वो भी एक तरीके से मानव बॉडी के समान है, मानव शरीर के समान है। जिस तरीके से मानव शरीर में हर कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें आपस में एक समन्वय जरूरी है, एक सहयोग जरूरी है, आपस में एक यूनिटी होना जरूरी है, तभी मानव शरीर काम कर पाता है। तो इसी तरीके से सरकार के ये जो अंग है, इन तीनों अंगों के बीच भी समन्वय और सहयोग आवश्यक है। शक्तियों का पूर्ण रूप से हम पृथक्करण कर दें कि हम कहें कि कानून बनाने का कार्य केवल व्यवस्थापिका देखेगी, प्रशासन का कार्य केवल न्यायपालिका देखेगी, या न्याय का कार्य जो है केवल न्यायपालिका करेगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा, शक्ति पृथक्करण अवांछनीय भी है। अवांछनीय हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि कल्पना कीजिए कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, अब तीनों अंग एक दूसरे से अलग होकर काम करने लग गए, उनके बीच में आपस में कोई सहयोग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं उनके बीच में आपस में सहयोग बना रहे और समन्वय बना रहे। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाना एक तरीके से अवांछनीय भी है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका की कुशलता और निष्पक्षता का अंत। कुछ का ये कहना है कि यदि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया जाता है तो न्यायपालिका की कार्यकुशलता और उसकी निष्पक्षता का अंत हो जाएगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि अगर हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाएं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति न तो कार्यपालिका करेगी, न ही व्यवस्थापिका करेगी। न्यायाधीशों को चुना जाएगा जनता के द्वारा, और हम ये जानते हैं कि जो न्यायाधीश जनता के द्वारा चुने जाएंगे वो कभी भी इतने योग्य नहीं हो सकते, बल्कि वो दलीय भावना के आधार पर कार्य करेंगे और उनका आधार होगा लोकप्रियता। नेक्स्ट है, सरकार के तीनों अंगों की असमान स्थिति। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ये मानता है कि सरकार के जो तीनों विभाग हैं वो समान रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन वास्तव में व्यवहार में ऐसा नहीं है। अगर हम सरकार के तीनों अंगों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों अंगों में व्यवस्थापिका दोनों अंगों की अपेक्षा कहीं ना कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उन कानूनों के आधार पर ही प्रशासन किया जाता है और उन कानूनों के आधार पर ही न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक नहीं। मॉन्टेस्क्यू ने ये जो सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत को देने के पीछे मुख्य तर्क ये है कि अगर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अपनाएंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाएं, बल्कि वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम विधि का शासन अपनाएं या हम सभी अधिकारों की व्यवस्था करें, हम कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकारों की व्यवस्था करें, तो ये चीज़ें ज़्यादा लाभदायक हो सकती हैं।
अब हम एक चीज और लेते हैं। देखिए, अभी हमने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात की और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पूर्ण रूप से अपनाना तो संभव नहीं है। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया है अमेरिका ने, लेकिन अमेरिका ने भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया है, बल्कि इस सिद्धांत को एक दूसरे सिद्धांत के साथ अपनाया है, जिसे हम कहते हैं नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। या हम ये कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का व्यवहारिक रूप है नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। क्या है ये सिद्धांत, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत ये कहता है कि सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्ति पर इस प्रकार से नियंत्रण रखते हैं कि शक्तियों का संतुलन बना रहे और कोई भी एक विभाग निरंकुशता का प्रयोग ना कर सके। यानी कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब सरकार के ये तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। तीनों एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण रखेंगे। इससे क्या होगा? शक्तियों का संतुलन बना रहेगा और सरकार का कोई भी एक अंग अधिक निरंकुश नहीं हो पाएगा। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अमेरिकी शासन व्यवस्था कि जो अमेरिका है, अमेरिकी शासन व्यवस्था में नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। अमेरिका में क्या होता है, देखिए थोड़े हम अमेरिका में कैसे ये सिद्धांत इम्प्लीमेंट होता है इसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका में क्या होता है कि जैसे अमेरिका की व्यवस्थापिका, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस जो है कानूनों का निर्माण करती है। और जब कांग्रेस जैसे कानून बनाना काम है कांग्रेस का, ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो कानून बनाएगी वो सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो उन विधेयकों पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो यानी कि व्यवस्थापन शक्ति किसके पास है? व्यवस्थापिका के पास। लेकिन कार्यपालिका भी कंट्रोल करेगी। कैसे कंट्रोल करेगी? वीटो के माध्यम से। इसी तरीके से अब जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका भी व्यवस्थापिका पर कंट्रोल रखेगी। कैसे कंट्रोल रखेगी? कि न्यायपालिका के पास है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। अमेरिका की न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अभिप्राय है कि न्यायपालिका को लगे कि अगर कोई कानून संविधान के विरुद्ध है या संविधान से मेल नहीं खाता तो वो उसको अवैधानिक घोषित कर सकती है। तो चूंकि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है तो वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को अवैधानिक भी घोषित कर सकती है। इसी तरह अब हम बात करें कार्यपालिका की कि भाई जो कार्यपालिका है उस पर कैसे कंट्रोल करते हैं दोनों, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो देखिए, नियुक्ति करना, दूसरे देशों के साथ संधि करना, ये काम है कार्यपालिका का, लेकिन सीनेट इस पर कंट्रोल करती है और राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधियां और नियुक्तियां तभी मान्य होती है जब सीनेट अप्रूवल दे। इसी तरह न्यायपालिका भी कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? कि जो वहाँ की न्यायपालिका है वो उसको, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका प्रधान के उन निर्णयों को अवैधानिक घोषित कर सकती है जो कि उसे लगे कि ये संविधान के विरुद्ध हैं। तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। अब हम बात करें व्यवस्थापिका की कि व्यवस्थापिका कैसे कंट्रोल करती है दोनों को। तो देखिए, जो व्यवस्थापिका है वो न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकती है, ठीक है। इसी तरीके से जो व्यवस्थापिका है वो राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगा सकती है, ठीक है। और कार्यपालिका प्रधान द्वारा क्षमादान की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है कि जैसे हमने बात की कि न्यायिक शक्ति है वो न्यायिक शक्ति किसके पास है? न्यायपालिका के पास। लेकिन वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसके पास क्षमादान की
शक्ति भी है, क्षमादान की न्यायिक शक्ति भी है। तो हमने ये देखा कि सरकार के तीनों अंग हैं, तीनों अंगों के अलग अलग कार्य हैं, लेकिन फिर भी सरकार के तीनों अंग एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं और इस तरीके से नियंत्रित करते हैं कि एक ऐसा संतुलन स्थापित हो जाता है कि सरकार का कोई भी एक अंग निरंकुश व्यवहार नहीं कर पाता। तो ये है नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। थैंक यू।